टू द पॉइंट के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। धुमकुड़िया युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई, उसका महत्व, चुनौतियां और समाधान। हमारा आज का टॉपिक एमएसएमई पर केंद्रित है। ये जेपीएससी के इकोनॉमिक्स पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए टू द पॉइंट में इसी को देखते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 6.30 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्योग हैं और ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र भी एमएसएमई ही है। एमएसएमई की डेफिनेशन को 2020 में रीडिफाइन किया गया था, पुनः परिभाषित किया गया था। दरअसल एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत में एमएसएमई को नियंत्रित किया जाता है। इसी के आधार पर जुलाई 2020 से नया परिभाषा एमएसएमई का लागू किया गया है। पहले एमएसएमई की परिभाषा उस उद्योग पर निवेश पर आधारित थी। अब 2020 से ये वार्षिक कारोबार भी जोड़ दिया गया है। वार्षिक कारोबार के परिभाषा में शामिल करने को लेकर ये काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी और अंततः इसको 2020 में शामिल कर दिया गया। बदलते व्यापारिक परिवेश में वार्षिक कारोबार को शामिल करना एमएसएमई के लिए काफ़ी लाभदायक बन गया है। आइए देखते हैं कि आखिर एमएसएमई में किस तरह के उद्योगों को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म उद्योग के तहत में अगर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए, साथ ही वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम हो, तो ऐसे उद्योगों को सूक्ष्म उद्यम के रूप में जाना जाता है। लघु उद्योग या लघु उद्यम, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से कम हो या वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से कम हो। मध्यम उद्यम, प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से कम हो या वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से कम हो। एमएसएमई मंत्रालय 5 वैधानिक निकायों का प्रमुख है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। कोयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ये कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है। ये नारियल उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1955 में की गई, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान NIMSME, इसकी स्थापना 1960 में की गई, ये हैदराबाद में है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, यह वर्धा में है और इसकी स्थापना 2016 में की गई। एमएसएमई का महत्व, सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में योगदान अगर देखें तो जीवीए या सकल मूल्य वर्धित में एमएसएमई का हिस्सा 26.8% है 2020-21 में। निर्यात में एमएसएमई का योगदान 42.6% है। ये अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 का है। एमएसएमई का योगदान भारत के कुल विनिर्माण में जीवीए के हिसाब से 2020-21 के जीवीए में देखें तो 38.4% है विनिर्माण जीवीए। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है, एमएसएमई मंत्रालय ने 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो अभी करीब 26.8% है। ग्रामीण विकास की बात करें तो 51% एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जबकि बड़े निगम साधारणतया शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। तो ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार सृजन, रोजगार में एमएसएमई कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। करीब 11.1 करोड़ से अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं। देश के कुल श्रमिक का 45% एमएसएमई में लगा हुआ है। सरल संरचना, इसकी संरचना काफ़ी सरल है। इसकी शुरुआत करने के लिए सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की जा सकती है, इसलिए इसका प्रसार अधिक है। नवाचार संवर्धन, ये स्थानीय संसाधन जुटाने, क्षमता निर्माण और इनमें नए तरह के उत्पादों और प्रक्रियाओं को शामिल करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। इसके कारण इसमें नवाचार संवर्धन का
ज़्यादा संभावनाएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक समावेशन। एमएसएमई मंत्रालय के 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के पास लगभग 66.27% एमएसएमई का स्वामित्व है। अगर बात करें मतलब ST/SC OBC के पास में 66.27% एमएसएमई का स्वामित्व है। इस तरह से उद्योगों में सामाजिक समावेशन को एमएसएमई प्रशस्त करता है। एमएसएमई की बाधाएं। आखिर चुनौतियों को देखते हैं जिनसे एमएसएमई का सामना करना पड़ता है। एमएसएमई को सामना किन चुनौतियों का करना पड़ता है? वित्तीय बाधाएं। एमएसएमई चूंकि स्थानीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर शुरुआत की जाती है, इसलिए वित्तीय संसाधनों तक पहुंच इसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। केवल 16% एमएसएमई के पास ही समय पर वित्त तक पहुंच हो पाती है। औपचारिकता का अभाव। देश के लगभग 86% विनिर्माण एमएसएमई अपंजीकृत हैं। अर्थात इनमें से देश में जितने एमएसएमई अभी चलाए जा रहे हैं उनमें अपंजीकृत संस्थानों की, उद्योगों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच। टेक्नोलॉजी तक एमएसएमई की पहुंच नहीं हो पाती है। यह अभी भी पुरानी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। कौशल विकास। साधारणतया बड़े संस्थान या बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रशिक्षण के महत्व को समझती हैं और समय समय पर अपने कर्मचारियों को कुशल बनाती हैं, लेकिन छोटे पैमानों के व्यवसायों एमएसएमई के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने श्रमिकों को, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे पाएँ, क्योंकि ये उनके लागत को बढ़ा देता है। कई बार उनमें जागरूकता की भी कमी होती है, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। रचनात्मकता। अधिकतर व्यवसाय अभी वर्तमान में ज्ञान आधारित होते जा रहे हैं। उनकी सफलता और उनका अस्तित्व उनकी रचनात्मकता और नवीनता से जुड़ गई है। एमएसएमई अभी भी नवाचार की प्रक्रिया को सीख ही रहे हैं और इसमें नवाचार की प्रक्रिया सीखने में एमएसएमई की क्षमता काफ़ी कम है। लोग जागरूक भी नहीं है, इसलिए नवाचार के लिए उनके पास संसाधनों और क्षमता का अभाव है। प्रतिस्पर्धा। एमएसएमई प्रोडक्ट्स को, जो उत्पाद बनते हैं उनको घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिनमें एमएसएमईज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लाल फीताशाही। भारत में एमएसएमईज़ को अनुमोदनों की आवश्यकता होती है। बाकायदा पंजीकरण के लिए भी कई तरह के चरणों से गुजरना पड़ता है। करों के भुगतान आदि कई प्रक्रियाएं सरकारी तंत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इस आधार पर उन्हें लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि एमएसएमई को समर्थन देने के लिए क्या कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इनमें पीएम विश्वकर्मा, जो हाल में अभी एक सरकार की योजना है। इसके अलावा ऋण तक पहुंच के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऋण गारंटी योजना, एसआरआई फंड, बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन हेतु निधि योजना, जिसको शॉर्ट में स्फूर्ति कहते हैं, नवाचार, ग्रामीण उद्योग उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पायर योजना, खरीद और विपणन सहायता के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 लागू है। खरीद और विपणन सहायता योजना भी चलाई जा रही है। निर्यात प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए एमएसएमई चैंपियनशिप, प्रौद्योगिकी केंद्र, कौशल प्रशिक्षण के लिए बाकायदा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ST/SC और नॉर्थ ईस्ट के में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय SC/ST हब, नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम में एमएसएमई योजना को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रैंप योजना भी है। डिजिटल पहलों की भी शुरुआत की गई है, जैसे उद्योग आधार, एमएसएमई डाटा बैंक, एमएसएमई समाधान, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई संपर्क, एमएसएमई संभव। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना भी संचालित की जा रही है। साथ ही कई दूसरे देशों के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें हाल में 27 फरवरी 2023 को कोरिया एमएसएमई और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है। निजी क्षेत्र भी एमएसएमई के समर्थन में है, जिसमें हम लोग देखें तो सिडबी द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपये तक का वित्तीय सहायता दिए जाने का समझौता गूगल के साथ किया गया है।
डिजिटल फ्रेट फॉरवर्ड फ्रेट वाला ने भी शिपमेंट से देरी के लिए शिपमेंट ट्रैकिंग सेवा शुरू की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की कि उसने एमएसएमई और स्टार्टअप की लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय एमएसएमई एसोसिएशन के साथ सहयोग किया है। आखिर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो आते हैं डिजिटलीकरण। डिजिटलीकरण के लिए डिजिटलीकरण पर जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुनियादी ढांचे, वित्त, सीमित ज्ञान आदि कई कमियों का एकमात्र समस्या है। ये दक्षता को बढ़ाता है, विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है, लागत में कटौती कर सकता है और नवीनतम तकनीकों के साथ एमएसएमई को जोड़कर उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकता है। लॉजिस्टिक सेवाएं, समय पर सामान का पहुंचना और उसके लागत में कमी आने में लॉजिस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रेलवे और इंडियन पोस्ट का उपयोग भारत सरकार एमएसएमई के लॉजिस्टिक सेवाओं के क्षमता में वृद्धि के लिए कर सकता है। नए बाजार तक पहुंच, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में के आगमन के साथ में एमएसएमई के लिए नए बाजार का विस्तार हुआ है, लेकिन इन नए बाजार तक अपनी विश्वसनीयता और पहुंच कायम रखने के लिए एमएसएमईज को नए तरह के प्रयोगों को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें वो इंडिया पोस्ट की भी सहायता ले सकता है। इसके अलावा भारत सरकार अपने नए कार्यक्रमों को अधिक से अधिक एमएसएमईज को पंजीकृत करके उन तक आसान पहुंच बना सकती है। धन्यवाद। टू द पॉइंट के लिए हमारा अगला कार्यक्रम किसी अन्य विषय के लिए आयोजित होगा। धुमकुड़िया की जो क्लास 20 अप्रैल से शुरू की जा रही थी, वो रिजल्ट के बाद शुरू किया जाएगा। जेपीएससी रिजल्ट आने के बाद ही ये क्लास शुरू होगा। इसका चार्जेस हम लोगों ने 10,000 रखा है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस होंगी। साथ ही हम लोग प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्न टॉपिक्स पे आएंगे। इसमें टारगेट टॉपिक 60 टॉपिक्स होंगे। 60 टॉपिक्स के साथ ही इसको पूरा किया जाएगा। हमारा टारगेट है कि 30 मई तक हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद आपको करीब करीब 20 से 25 दिन रिवीजन के लिए मिल पाए। हमारे ये क्लासेस रिजल्ट के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस फॉर्म को व्हाट्सएप द्वारा मंगा सकते हैं और आप इसको भरकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप से ही। धन्यवाद। टू द पॉइंट के हमारे अगले कार्यक्रम के लिए फिर हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।